डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ केमिस्ट्री सीखें। लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर क्लास 12th और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मददगार होगा। सो आओ केमिस्ट्री सीखें। लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने बात की थी कि डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर is bad conductor of electricity. It has very low conductivity of 10 to the power minus 4 psi 1 per meter. लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद उस जलीय विलयन को, उस एक्वस सॉल्यूशन को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन सॉल्यूशंस। आज हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। Let us start with this picture. In this picture, here is a bulb और इस बल्ब को एक बैटरी के साथ कॉपर वायर द्वारा कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर एक की स्विच है। अभी आप देख रहे होंगे कि की लगी हुई नहीं है। माना हम इस स्विच को ऑन करें, जो कि इस तरह से दर्शाया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि क्या इस स्विच को ऑन करने पर ये बल्ब जल उठता है? Will this bulb glow if we switch on the switch? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालांकि बल्ब की और की से होते हुए बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन ए और बी के बीच में एक गैप है, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये बल्ब नहीं जलेगा। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अलग अलग पदार्थों को अगर हम ए और बी के बीच में रखें या उन्हें कनेक्ट करें तो किन परिस्थितियों में बल्ब जलेगा और किन परिस्थितियों में नहीं जलेगा। हियर इज द टेबल। पहले एक्सपेरिमेंट में हम ए और बी के बीच में एक प्लास्टिक का थ्रेड या रोप लगाते हैं। अगर हम प्लास्टिक या नाइलॉन की रोप इनके बीच में रखें तो क्या बल्ब जलेगा? आप अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि ए और बी को प्लास्टिक के रोप से कनेक्ट करने पर बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर और इंसुलेटर है। इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इफ यू पुट कॉपर वायर, ए और बी के बीच में अगर कॉपर वायर रखा जाए तो फिर वही प्रश्न आता है कि क्या बल्ब जलेगा? तो आप बता सकते हैं कि हाँ, बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर मेटेलिक कंडक्टर है और कंडक्टर होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू इट एंड बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग ए और बी के बीच में शुगर का एक क्रिस्टल रख देते हैं, चीनी का एक रवा रख देते हैं, और अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट वास्तव में करें तो हम पाएंगे कि ए और बी को शुगर क्रिस्टल के द्वारा कनेक्ट करने पर बल्ब नहीं जलता है, और इसका अर्थ है कि शुगर इज ऑल्सो इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथे एक्सपेरिमेंट में हम लोग ए और बी के बीच में NaCl यानी कि सॉल्ट का एक क्रिस्टल रखते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या नमक का एक बड़ा सा क्रिस्टल अगर ए और बी के बीच में रखा जाए तो बल्ब जलेगा या नहीं? Based on our experience or our experiment or our study, we can tell that bulb will not glow. अगर NaCl का एक क्रिस्टल ए और बी के बीच में रख दिया जाए और हम ये सोचें कि रखने से सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। या दूसरे शब्दों में, सॉलिड सॉल्ट क्रिस्टल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। That means solid NaCl also acts as insulator. पांचवें एक्सपेरिमेंट में we prepare a sugar solution and dip terminal A and B in that sugar solution. तो जब हम चीनी का जलीय विलयन लेते हैं और इन दो टर्मिनल्स को उस विलयन में डुबा देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं, तो क्या सर्किट या परिपथ पूर्ण हो गया है? क्या बल्ब जलेगा? अनुभवों के
और प्रयोगों के आधार पर हम बता सकते हैं ऐसी स्थिति में बल्ब नहीं जलता है। नाउ वी रिप्लेस शुगर सॉल्यूशन विद NaCl सॉल्यूशन। इसका अर्थ है हमने एक बीकर में पानी लिया और उसमें सॉल्ट घोला और इस सॉल्ट सॉल्यूशन में इन दो टर्मिनल्स को हमने डिप कर दिया और स्विच को ऑन कर दिया। तो क्या बल्ब जलेगा? उत्तर है हाँ, ऐसी स्थिति में बल्ब जल जाता है। पिछले लेक्चर में भी हमने सीखा कि हालांकि प्योर वाटर बैड कंडक्टर है, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे NaCl घुलने पर वो गुड कंडक्टर बन जाता है और उससे वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकता है। NaCl सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट बहने के कारण बल्ब जल उठता है। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। दरअसल लगभग ऐसे ही रिजल्ट आज से लगभग 160 साल पहले एक बहुत बड़े ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने भी परफॉर्म करे। वो भी लगभग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स थे। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो तब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जानकारी थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये NaCl और शुगर जैसे पदार्थों पर फोकस किया। इन एक्सपेरिमेंट्स की खासियत ये थी कि कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे NaCl जो ठोस अवस्था में बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं, लेकिन पानी में घोलने पर दे बिकम गुड कंडक्टर, जबकि शुगर जैसे पदार्थ ठोस अवस्था में भी इंसुलेटर होते हैं और उनका जली विलयन भी इंसुलेटर की तरह ही कार्य करता है। NaCl जैसे पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में इंसुलेटर होते हैं लेकिन जली विलयन में सुचालक बन जाते हैं। The substances like NaCl which are bad conductor of electricity in solid state but they become good conductor in their aqueous solution. फैराडे ने इस तरह के पदार्थों के लिए एक नाम दिया। They were called as electrolytes। और शुगर जैसे पदार्थ जो ठोस अवस्था और जली विलयन दोनों में ही इंसुलेटर होते हैं, they are known as non-electrolytes. So dear students, here onwards we will use this term very frequently and the term is electrolytes. Once again, moving to definition of electrolytes according to Michael Faraday. दाहिनी ओर जो फोटो आप देख रहे हैं ये ब्रिटेन के एक महान एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट माइकल फैराडे की है, जिनके बारे में अपने इस लेक्चर और अगले कुछ लेक्चर्स में मैं समय समय पर आपको बताते रहूंगा। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोलाइट्स वह पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में वैद्युत के कुचालक होते हैं परंतु जली विलयन अथवा गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। Electrolytes are the substances which conduct electricity in solutions and molten state but not in solid state. For example, NaCl, HCl, कॉपर सल्फेट और तमाम एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अर्थात ये सभी पदार्थ चाहे एसिड्स हों, बेसेस हों या सॉल्ट्स हों, ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, परंतु अपने एक्वस सॉल्यूशन में या अपनी मॉल्टेन स्टेट में दे बिहेव एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया, अगर आप वह समझ गए होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट या NaCl इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहलाता है। द आंसर इज NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, लेकिन अपने एक्वस सॉल्यूशन या molten state में it behaves as good conductor of electricity. That's why NaCl or common salt is called as electrolyte. लेकिन मूल प्रश्न यह है कि केवल NaCl ही नहीं, बहुत से अन्य पदार्थ भी हैं जो पानी में
आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, परंतु इनके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इस बीकर में शुगर सॉल्यूशन है। बीकर में पानी लिया गया और कुछ चीनी डालकर उसे तब तक स्टीर किया गया जब तक कि शुगर घुल ना जाए, दिखनी बंद ना हो जाए। तो इस शुगर सॉल्यूशन से जब हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू शुगर सॉल्यूशन। वेरेज इस दूसरे बीकर में NaCl का सॉल्यूशन लिया गया है और NaCl के सॉल्यूशन से जब इस तरह का सर्किट बनाया जाता है तो बल्ब ग्लो कर उठता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू NaCl solution or salt solution. Due to this behavior, sugar is termed as non-electrolyte. इस व्यवहार के कारण शुगर को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, जबकि सॉल्ट और NaCl को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। But the basic question remains same. What is special about NaCl? Why does its aqueous solution behave as good conductor of electricity? NaCl के सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि वह वैद्युत का सुचालक बन जाता है, जबकि शुगर सॉल्यूशन नहीं बन पाता है? इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले एक स्वीडिश केमिस्ट स्वांते अरिनियस ने दिया। बाईं ओर जो फोटो आप देख रहे हैं, यह अरिनियस का फोटो है। केमिस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें 1903 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1887 में अरिनियस ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्यों सॉल्ट और उसके जैसे दूसरे पदार्थ एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिहेव करते हैं। दैट इज, he tried to define the term electrolytes. According to Arrhenius, electrolytes are the substance which dissociate into ions in their aqueous solution. Arrhenius के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट और वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयनों में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इस बड़े से वाक्य का क्या मतलब है, अगली कुछ स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं। शुगर और सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयनों के व्यवहार के माध्यम से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। उसके लिए चलिए हम पहले बनाते हैं शुगर सॉल्यूशन। हमने एक बीकर में कुछ पानी लिया और उसमें लेट अस से 10 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व करी और तब तक स्टीर करते रहे जब तक कि शुगर गायब नहीं हो जाती। और गायब होने के बाद अगर हम उस कंटेनर को देखें तो केवल हमें पानी दिखाई देता है। जब तक कोई हमें बताए ना, या जब तक हम कोई केमिकल टेस्ट ना करें, या जब तक हम उसे चख कर नहीं देखें, हम नहीं बता सकते हैं कि पानी में शुगर मौजूद है या नहीं है। इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर शुगर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस बीकर में रखा हुआ है इसी तरह का एक शुगर सॉल्यूशन। अब हम इस शुगर सॉल्यूशन में अंदर जाकर अंदर क्या पिक्चर होगी इसको देखने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि जलीय विलयन है, तो इसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो इधर से उधर मूवमेंट कर रहे होंगे। उसके अलावा इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। If we can look into the solution, the picture will be somewhat like this. चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स। ये येलो कलर्स के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो शुगर सॉल्यूशन की पिक्चर बस इतनी ही होगी
और इसको हम कहते हैं कि शुगर पानी में डिसअपियर हो गई है और समान रूप से सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है या होमोजीनियसली मिक्स हो गई है. सो दिस इज अबाउट सुगर सॉल्यूशन. नाउ वी ट्राई टू लुक इनटू NaCl सॉल्यूशन. तो फिर से एक बीकर में पानी लिया और उसमें लेट अस से 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट और NaCl डिसॉल्व किया. डिसॉल्व मीन्स तब तक स्टीर करते रहे जब तक कि NaCl दिखना बंद ना हो जाए, वो गायब हो जाए. और गायब होने का मतलब इट हैज गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड समवेयर इन द बल्क ऑफ सॉल्यूशन. अब इसके अंदर की पिक्चर अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसी होगी. इसके अंदर बहुत सारे NaCl के जोड़े होंगे, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है. NaCl के केस में क्या होता है, जितने भी NaCl घुल गए हैं वो या तो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, Na अलग हो जाता है Na पॉजिटिव के रूप में और Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं, या कुछ दूसरे पदार्थों के केस में वो पूर्ण रूपेण अलग नहीं हो पाते हैं, लेकिन पार्शियली वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं. ऊपर वाली पिक्चर कुछ ऐसी है कि अगर हमने 100 जोड़ी पदार्थ के डाले हैं तो उन 100 जोड़ों में से कुछ जोड़े तो एक दूसरे को पकड़े रहे, लेकिन कुछ जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए. जबकि निचली पिक्चर में जितने जोड़े घोले गए थे, घुलने के बाद वो सभी के सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं और आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम ईच अदर दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड and negatively charged species, और इन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आयंस कहा जाता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुगर सॉल्यूशन एंड NaCl सॉल्यूशन. सुगर सॉल्यूशन बनाने के बाद सुगर के मॉलिक्यूल पानी में घुल तो जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद सेपरेट या डिसोशिएट होकर चार्ज्ड स्पीसीज या आयंस नहीं बनाते हैं. जबकि NaCl के जोड़े पानी में घुलने के बाद डिसोशिएट हो जाते हैं और चार्ज्ड स्पीसीज या आयंस बनाते हैं. और आयंस चूंकि चार्ज्ड स्पीसीज हैं, तो जब इस तरह के सॉल्यूशन से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को गति करने लगते हैं या दे बिहेव एज चार्ज कैरियर. जबकि सुगर सॉल्यूशन में सुगर अभी भी मॉलिक्यूल्स के रूप में मौजूद है, उनका आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर कोई चार्ज्ड स्पीसीज नहीं है, इसलिए सुगर सॉल्यूशन एक्ट्स एज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो NaCl जैसे पदार्थ घुलने के बाद अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं. Substances like NaCl dissociate into ions after dissolution, and such substances are known as electrolytes, whereas substances like sugar, they dissolve in solution but process ends there. No further dissociation and formation of ions. That's why sugar is known as non-electrolyte. NaCl once dissolves. Dissolved NaCl को केमिस्ट्री की भाषा में हम इसे लिखते हैं NaCl, और NaCl के आगे ब्रैकेट में AQ लिखा जाता है, जिसका अर्थ है एक्वस या जली, अर्थात NaCl घुल चुका है. घुलने के बाद ये NaCl अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है. इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो जब भी NaCl जैसी स्पीसीज पानी में डाली जाएगी, वो घुलने के बाद अपने अपने आयंस या चार्ज्ड स्पीसीज में डिसोशिएट हो जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जैसे कि यहाँ पर Na पॉजिटिव है, इसे कैटायन कहा जाता है, और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जैसे यहाँ Cl नेगेटिव है, इट इज नोन एज एनायन. सो electrolytes are the substances which dissociate into cations and anions in their aqueous solution, whereas non-electrolyte, they do dissolve but do not dissociate to form any cation or anion. This was the gist of theory proposed by Svante Arrhenius in 1887. Dear students,
जैसा कि आपको समझ में आया होगा, let us say AB is an electrolyte. According to Arrhenius, पानी में घुलने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट अपने कैटायंस और एनायंस में डिसोशिएट हो जाएगा, चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में टूट जाता है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल्स आयन कहलाते हैं, और ये आयन ही चार्ज कैरियर का काम करते हैं और सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम इससे मिलता जुलता अपना पुराना एक्सपेरिमेंट एक नए तरीके से दोबारा करने जा रहे हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये वाला, जिसमें हम अलग अलग पदार्थों के एक्वस सॉल्यूशन से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और चेक करते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। बस इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो पदार्थ लेने जा रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, जबकि दूसरे केस में हम एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हमने इस बीकर में NaCl 100 जोड़ी NaCl डाला। मैं पेयर या जोड़ी शब्द बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कैटायंस और एनायंस से बने होते हैं, या जल में घुलने पर वो कैटायंस और एनायंस देते हैं। तो कैटायंस और एनायंस के मिले जुले रूप को मैं पेयर के रूप में डिफाइन कर रहा हूं। इस सॉल्यूशन में 100 जोड़ी NaCl डाले गए और एक पर्टिकुलर वोल्ट की बैटरी, लेट अस से 10 वोल्ट की बैटरी लगाकर ये सर्किट पूर्ण किया गया। तो पहला प्रश्न है कि बल्ब जलेगा या नहीं। अब तक आप इसका उत्तर बताने में सफल हो रहे होंगे कि हाँ, बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और जलीय विलयन में या एक्वस सॉल्यूशन में ये अपने आयंस में टूट जाता है और आयंस वैद्युत धारा को सॉल्यूशन से प्रवाहित करवाते हैं, तो बल्ब जलेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग 100 जोड़ी एसिटिक एसिड, एक विशेष ऑर्गेनिक एसिड है एसिटिक अम्ल, इसके 100 पेयर्स हम इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। फिर से वही प्रश्न आता है कि इस एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर सर्किट कंप्लीट किया जाए तो क्या बल्ब जलेगा? उत्तर है हाँ, एसिड्स भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अर्थात एसिड भी एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में अपने अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं। एसिड्स also dissociate into ions in their aqueous solution. That means the bulb will start glowing because acetic acid solution is also an electrolytic solution. Hopefully यहाँ तक आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। असली प्रश्न आता है अब, और वो प्रश्न ये है कि NaCl सॉल्यूशन या एसिटिक एसिड सॉल्यूशन किस केस में बल्ब ज्यादा तेज ग्लो करेगा, ज्यादा तेज चमकेगा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि हमने दोनों एक्सपेरिमेंट्स में बराबर EMF की बैटरी यूज की है और बराबर पावर का बल्ब यूज किया है। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो हम पाते हैं कि NaCl सॉल्यूशन में बल्ब ज्यादा तीव्रता से ग्लो करता है, ज्यादा तेज चमकता है, जबकि एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में नो डाउट बल्ब जलता है, लेकिन उसकी चमक या तीव्रता उतनी नहीं होती है जितनी NaCl सॉल्यूशन के केस में होती है। क्यों? NaCl जब टूटता है तो एक जोड़ी NaCl एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव बनाता है। इसी तरह से एक जोड़ी एसिटिक एसिड, यहाँ पर जोड़ा कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा, फिर भी फॉर द टाइम भी एक जोड़ा एसिटिक एसिड एक एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन देता है। और सुविधा की दृष्टि से हमने दोनों एक्सपेरिमेंट्स में नंबर ऑफ पेयर्स या जोड़ों की संख्या बराबर ली थी, 100 पेयर्स ऑफ NaCl एंड 100 पेयर्स ऑफ CS3COOH। So the question is same कि
NaCl सॉल्यूशन के केस में बल्ब ज्यादा तेज क्यों ग्लो करता है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की अपेक्षा? So with the help of this experiment, we are trying to learn types of electrolytes. दरअसल the dissolved pairs or molecules of electrolyte undergo dissociation और ये डिसोशिएशन दो प्रकार का हो सकता है। पहला, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जितने भी पेयर्स घुलते हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं वो सब के सब अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसा कि NaCl के साथ होता है। अगर हम 100 जोड़ा NaCl किसी जली विलयन में घोलने में सफल हों तो 100 जोड़े पूरे के पूरे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाते हैं। फलस्वरूप उस जली विलयन में नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं और इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जबकि दूसरे तरह के इलेक्ट्रोलाइट अगर उनके 100 जोड़े पानी में घोले जाएं तो उन 100 जोड़ों में से कुछ ही, हार्डली 1 या 2 या 3 जोड़े ही अपने अपने आयंस में टूटते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस इन सच सॉल्यूशंस इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में घुलने पर घुले हुए मॉलिक्यूल्स का बहुत कम भाग आयंस में टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जैसा कि CH3COOH के केस पे। अगर हम 100 जोड़े CH3COOH या एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स पानी में घोल सकें तो इन 100 घुले हुए मॉलिक्यूल्स में से हार्डली 2 या 3 मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट होकर एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। फलस्वरूप एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बहुत कम होंगे, जबकि NaCl के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है कि बराबर पानी में अगर हम NaCl की मात्रा और एसिटिक एसिड की मात्रा बराबर रखते हुए दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाएं तो NaCl के सॉल्यूशन में बल्ब ज्यादा तेजी से क्यों ग्लो करता है, जबकि एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में वो ग्लो जरूर करता है, बल्ब चमकता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इसका कारण है NaCl का सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि पानी में जितना NaCl घुलेगा उससे पैदा होने वाले आयंस की संख्या कहीं अधिक होगी एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में मौजूद या उत्पन्न होने वाले आयनों की अपेक्षा। सो अर्हीनियस ने इसी कॉन्सेप्ट को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को दो हिस्सों में बांटा। अकॉर्डिंग टू हिम there are two types of electrolytes. Number one, strong electrolytes. And he defined strong electrolytes as the electrolytes which have high degree of dissociation. And number two, weak electrolytes. According to Arrhenius, weak electrolytes are the electrolytes which have low degree of dissociation. चलिए कुछ समय लगाते हैं इन परिभाषाओं को समझने में। अरीनियस के अनुसार माना किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर हम लेट अस से 1000 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें और इन 1000 पेयर्स में से लगभग 900 या उससे अधिक पेयर टूट जाएं और आयंस बना लें। इफ आउट ऑफ 1000 900 pairs or more pairs get dissociated to form ions, तो हम कहेंगे कि लगभग 90% 90% या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो गया है। दिस इज नोन एज हाई डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। और माना ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो कि 1000 घुले हुए जोड़ों में से 1 या 2 या 3 या 4 या 5 जोड़े ही dissociate हों, तो we have to say that this electrolyte has low degree of dissociation. So low or high degree of dissociation means
what is the fraction of electrolyte undergoing dissociation to form ions. If there is an electrolyte which has high degree of dissociation, it will be called as strong electrolyte. ये 100 पेयर्स में से या 100 मोल में से 90 moles dissociate हो गए. और on the other hand, if there is an electrolyte which has very low degree of dissociation, that is, out of 100 pairs or 100 moles, 1 or 2 moles undergo dissociation. That will be called as weak electrolyte. In our present case, NaCl is a strong electrolyte, whereas acetic acid is a weak electrolyte. अंत में मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो परिभाषाएं मैंने इस स्लाइड में लिखी हुई है, ये पूर्णतः आरेनियस की परिभाषाएं हैं. बाद में दो और वैज्ञानिक हुए, डिबाई और हकल. इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अलग तरह से परिभाषित किया. According to Debye and Huckel, strong electrolytes are completely or 100% dissociated at any concentration in their aqueous solution. Debye और हकल के अनुसार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता है, बल्कि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है. दैट मीन्स 100% ऑफ डिसोसिएशन. हालांकि डिबाई और हकल की इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे. So far we have discussed two types of electrolytes, namely strong electrolytes and weak electrolytes. Once dissolved, the pairs or molecules of strong electrolytes dissociate completely to give cations and anions, whereas weak electrolytic pairs or molecules, once dissolved, dissociate partially to form fewer number of cations and anions. In this final slide, we are going to learn some examples of strong and weak electrolytes. Here are the examples. First, strong electrolytes. All types of salts, whether salts of strong acid, strong base, or any other kind of salts, show strong electrolytic character. For example, NaCl, copper sulfate, silver nitrate, ammonium chloride, और n number of salts available in our labs. ये सभी लवण या salts strong electrolytic behavior शो करते हैं. इसके अतिरिक्त कुछ एसिड्स जैसे 17th ग्रुप के एसिड्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी strong electrolytic character show करते हैं. Similarly, some of the bases of first group elements and second group elements like LiOH, sodium hydroxide, potassium hydroxide या second group से calcium hydroxide, strontium hydroxide या barium hydroxide, they also behave as strong electrolytes. Coming to examples of weak electrolytes, एसिड्स में से ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक फॉर्मिक एसिड या इथेनॉइक या एसिटिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स में से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड या फिनॉल्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं. इसके अतिरिक्त कुछ क्षार या बेस जैसे अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, pyridine, FeOH whole twice, aluminum hydroxides also behave as weak electrolytes. यहाँ अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने देखा कि सॉल्ट्स, एसिड्स और बेस तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि एसिड्स में से कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इसी भांति बेसिस में से भी कुछ बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. थैंक यू.